पीएफ सदस्य जब भी रिटायर होते हैं तो उनके मन में एक क्वेश्चन हमेशा बना रहता है, या जो जॉब करते हैं तो उनके मन में भी यही सेम क्वेश्चन बना रहता है कि सर हम जब रिटायर होंगे तो हमको जो पेंशन मिलेगी, जो मासिक पेंशन मिलती है, जो फॉर्म 10D के द्वारा मिलती है, वो हमको कितनी मिलेगी। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपको कौन से फार्मूले का यूज करना है, कितनी साल की सर्विस होनी चाहिए, और जिन दोस्तों ने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया था उनके लिए कितनी पेंशन मिलेगी। अगर कोई क्राइटेरिया है कि ज़्यादा पेंशन लेने का तो वो क्या होगा, और कम पेंशन लेने का क्या क्राइटेरिया होगा, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन किस कंडीशन पे मिल सकती है और आपको पेंशन कम भी मिल सकती है, उसकी क्या कंडीशन होगी। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बनी रहेगा। हमारे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। अगर आपकी कोई भी समस्या है पीएफ संबंधित तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे बात करने के लिए। इंस्टाग्राम पर हम पे जुड़कर बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फॉलो करके अपनी समस्या के बारे में हमें बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो में डिटेल में कि आप रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कितनी पेंशन मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी पेंशन में जो पैसा जाता है वो जाता कौन सा शेयर है, ठीक है। तो फिलहाल तो बहुत से फ्रेंड्स को इसके बारे में पता ही होगा, मगर जिन फ्रेंड्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बिल्कुल जानकारी का अभाव है उन्हें, तो उनके लिए बिल्कुल आसान भाषा में बता देते हैं कि उनको कौन सा पैसा होता है जो पेंशन में जाता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो होता है, जो 12% आपका कर्मचारी का योगदान होता है और 12% आपका नियोक्ता का योगदान होता है, मतलब आपकी कंपनी जमा करती है, ठीक है। तो आपका हो गया टोटल 24%। अब 24% में से आपका जो जाता है वो जाता है 8.33% जाता है आपका ईपीएस में, मतलब जिसको हम पेंशन बोलते हैं, और 3.67% आपका ईपीएफ में जाता है जिसको हम एम्प्लॉयर शेयर बोलते हैं। मतलब 12% जाता है आपका एम्प्लॉय शेयर में, 3.67% जाता है आपके एम्प्लॉयर शेयर में, और 8.33% ऑफ बेसिक सैलरी का जाता है आपका पेंशन में। तो यही पेंशन जो आपकी जमा होती है वही आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, ठीक। तो ये तो है इसकी छोटी सी जानकारी कि कौन सा आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं आपके लिए कि आपकी इसकी कंडीशन क्या होगी कि आप मंथली पेंशन लेंगे तो कम से कम उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम आपकी जो सर्विस होगी वो 10 साल को पूरी होनी चाहिए। मतलब जिनकी जॉब 9 साल 6 महीने 1 दिन की हो गई तो वो 10 साल के बराबर काउंट होंगे। अगर किसी की जॉब 9 साल 5 महीने 29 दिन रह गई तो वो 9 साल के बराबर काउंट होंगे। अगर कोई बंदा 9 साल में जॉब छोड़ देता है, मतलब 9 साल 5 महीने 29 दिन में, तो उसको वन टाइम पे पेंशन मिल जाएगी जो मिलती है फॉर्म 10C के द्वारा। अगर किसी की जॉब 9 साल 6 महीने 1 दिन हो गई, वो 10 साल के बराबर काउंट होती है, तो उसकी टोटल सर्विस के बाद अब जो पेंशन का पैसा निकलेगा वो निकलेगा उसके रिटायरमेंट के टाइम पे, मतलब 58 साल पे, या फिर कम दर पे भी ले सकते 50 साल पे। मतलब आपकी जो पेंशन शुरू होती है या तो कम से कम ले सकते हैं 50 साल पे, ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं आप 60 साल में। और जो क्राइटेरिया होता है पेंशन लेने का, सही जो फार्मूले पे बेस होता है वो होता है 58 साल। तो आप 58 साल पर पेंशन ले सकते हैं। फिलहाल जो मैंने 2 चीज़ें बताई कि 50 साल पर और 60 साल पर, उसके बारे में भी डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है। दोस्तों सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है ना सबके फ्रेंड्स का, वो ये होता है कि सर हमको इसमें फार्मूला बता दो कि हम अपनी पेंशन घर बैठे कैलकुलेट कर पाएँ। तो बहुत आसान फार्मूला है, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे करना क्या है, फार्मूला आपका ये रहा कि आपकी मासिक पेंशन बनेगी कौन सी, मंथली पेंशन जो फॉर्म 10D के द्वारा मिलती है वो कैसे मिलेगी। आपकी जो पेंशनेबल योग्य सैलरी होगी वो गुणा कर दीजिए पेंशनेबल योग्य सेवा से, मतलब कितने टाइम पीरियड आपने जॉब की, और इसको 70 से भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जो भी आपकी कैलकुलेशन निकल के आएगी वही आपकी मासिक पेंशन बनेगी। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में आपको उदाहरण के तौर पे भी कि आपको कितनी पेंशन बन सकती है। फिलहाल इसके लिए 2 जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ है कि आपकी पेंशनेबल सैलरी होती क्या है, ठीक है। पेंशनेबल सैलरी हो गई कि आपकी 60 महीने मतलब 5 साल की जो बेसिक सैलरी प्लस डीए होगा उसका एवरेज। मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई कर्मचारी है जो उनकी बेसिक सैलरी है पहले साल में उनकी है 10,000 रुपए, अगली साल हो गई उनकी 11,000 रुपए, अगली साल हो गई उनकी 12,000 रुपए, अगली साल हो गई उनकी 13,000 रुपए, और इसी प्रकार से 5वीं साल हो गई उनकी 14,000 रुपए, ठीक है। तो 10, 11, 12, 13, 14 जो ये 5 सालें हो गई, तो इनको सबको जोड़ना है और आपको 5 से भाग कर देना है, और जो आपका एवरेज निकल के आएगा उसी के हिसाब से आपकी पेंशनेबल सैलरी मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों का एक क्वेश्चन और होता है कि सर हमारी जो पहली पेंशन थी वो कम थी, तो हम ज़्यादा टाइम पे अगर हमारी पेंशन जमा होगी तो ज़्यादा मिलेगी। डेफिनेटली आपको ज़्यादा मिलेगी कि मान लो आपकी जो सबसे पहली कंपनी थी उसमें आपकी बेसिक सैलरी थी मात्र 5,000 रुपये, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आपका प्रमोशन हुआ और रिटायरमेंट के टाइम पे आपकी जो बेसिक सैलरी हो गई वो हो गई 25,000 रुपये, ठीक है। तो आपकी जब पेंशन बनेगी तो लास्ट जो 5 साल में जो बेसिक सैलरी रही है
उसी के हिसाब से ये कैलकुलेशन करेंगे। स्टार्टिंग की जो 5,000 सैलरी थी, कम थी, उससे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये आपको प्लस पॉइंट होता है कि आपको ज़्यादा पेंशन लेने के लिए जो रिटायरमेंट के टाइम पे है, तो आपकी बेसिक सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, डीए ज़्यादा होना चाहिए और उस टाइम पीरियड पे आपकी जो ज़्यादा छुट्टियाँ ना हो, जिससे आपकी बेसिक सैलरी कम रह जाए। तो जितना आपका बेसिक सैलरी का एवरेज निकल के आएगा, औसतन निकल के आएगा, आपको बेसिक सैलरी के हिसाब से ज़्यादा पेंशन बनेगी। ठीक है? तो ये तो आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि किसी की सैलरी अगर 5,000 रुपए स्टार्टिंग में थी और रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी बेसिक सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो 5 साल की जो करंट की जॉब रही होगी, उसी के हिसाब से पेंशन बनेगी। और दूसरा इसमें आता है कि पेंशनेबल योग सर्विस, मतलब जो सर्विस होगी वो कितनी होती है? वो कम से कम होती है आपकी 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा हो गई आपकी 20 साल, 30 साल, जैसी भी आप जॉब करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, आपको उदाहरण से समझा देते हैं। ये तो आपका हुआ फार्मूला, आपको समझ में आ गया कि फार्मूला हमारा रहा कि आपकी एवरेज सैलरी, कितनी जॉब थी आपकी, कितने साल जॉब की, आप 70 से डिवाइड करेंगे, छोटी-सी कैलकुलेशन है, आपकी मासिक पेंशन निकल के आ जाएगी। ठीक है? अब बात कर लेते हैं, आपके उदाहरण देख के बता देते हैं कि आपको और भी थोड़ी कैलकुलेशन मिल जाएगी। ठीक है? तो अभी हम आपके कैलकुलेशन के बेस पर बात कर लेते हैं कि उदाहरण, मान लो पहला उदाहरण लेते हैं कि जो किसी की जॉब है वो 10 साल की जॉब है। ठीक है? तो मान लीजिए कि जो पेंशनेबल सैलरी है उसकी वो 15,000 रुपए रही, कौन-सी? एवरेज सैलरी पे बात करेंगे हम वो नहीं बात करेंगे आपकी टोटल सैलरी इन हैंड कितनी सैलरी थी। आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए होगी, वही आपको पेंशनेबल सैलरी मानेंगे और हम मानेंगे ये कि 5 साल का ये एवरेज सैलरी है। ठीक है? मैंने आपको बता दी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे है, तो पाँचों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल के आ जाएगा, वो हमारी सैलरी बन जाएगी। ठीक है? तो मान रहे हैं आपकी जो एवरेज सैलरी है वो 15,000 रुपए है। ठीक है? और जो कुल सर्विस है वो 10 साल की है। अब इसे हम फार्मूले पे लगा देंगे, तो पेंशन हो गई हमारी 15,000 गुणा 10 डिवाइड करेंगे 70 से, तो यहाँ पे निकल के आएगा 2143 रुपए। ठीक है? तो यही आपकी जो कर्मचारी की पेंशन बनेगी वो 2143 रुपए के आसपास बनेगी। थोड़ा अप डाउन हो सकता है 1-2 रुपए का, बट एग्जैक्ट आपकी यही पेंशन बनेगी। ठीक है? तो दोस्तों इसी प्रकार से हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो किसी की जॉब है जो 20 साल की जॉब है, तो क्या बनेगी? तो उनकी जो बेसिक सैलरी है मैंने बता दी 15,000 रुपए, जॉब हो गई उनकी 20 साल की, तो इसको फार्मूले में लगाएँगे तो आपकी जो पेंशन बनेगी वो 4246 रुपए बनेगी। ठीक है? अभी इसको बात कर लेते हैं आपके तीसरे एग्जांपल से कि अगर किसी की ज़्यादा लॉन्ग टाइम की सर्विस है, तो उनकी कितनी पेंशन बन सकती है? तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, जो बेसिक सैलरी है उनकी 20,000 रुपए है और जो कुल जॉब है उनकी वो 15 साल है, तो आप इसमें जो फार्मूले में लगाएँगे 7,143 रुपए की पेंशन बनेगी। ठीक है? दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और भी होती है कि जैसे ही आपकी जो जॉब होती है वो 20 साल के प्लस जाती है, तो 20 साल के प्लस जाने पर 2 साल आपको एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझ लो कि मान लो किसी की जॉब है, वो 20 साल की जॉब है, ठीक है? 20 साल में रिटायर हुआ, तो इसमें आप 2 साल और जोड़ दो, ठीक है? तो 2 साल और जोड़ दो तो आपकी कितनी जॉब हो गई? आपकी हो गई 22 साल। तो ये एक एडवांस है कि आपको 22 साल के बराबर काउंट किया जाएगा जब आपकी जॉब 20 साल की होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपकी जॉब थी वो 25 साल थी, तो 25 साल ये हो गई और प्लस आप इसमें 2 और जोड़ दोगे, तो आपकी हो गई 27 साल। तो इसी 27 साल में आपको पेंशन बनेगी। अब आपका डाउट्स होगा कि सर हमको जो कितनी जॉब करेंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन मिलेगी? तो इसका एक क्राइटेरिया है 35 साल। आपको 35 साल अधिकतम मिलेगी। अब मान लो किसी की जॉब है, वो 35 साल की ही जॉब की, तो क्या उसमें आपको 2 साल जोड़ के 37 साल मिलेगी? नहीं भई, आपको 37 साल के बराबर काउंट नहीं करेंगे। आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 35 साल है। अब यहाँ ऐसा होगा कि मान लो किसी की जॉब 33 साल की है और उसमें आपने 2 साल जोड़ दिए, तो ये भी आपकी 35 साल के बराबर काउंट होगी। मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी जॉब 35 साल हो या फिर 33 साल हो, जो आपकी पेंशनेबल जो टाइम पीरियड बनेगा, जो साल बनेंगी, वो आपकी बनेंगी मात्र 35 ही बनेंगी, ठीक है? कि यहाँ भी आपकी 35 बनेगी, यहाँ भी 35 बनेंगी, ठीक? बट क्या होगा कि दोनों में अगर मान लो 2 ऐसे फ्रेंड्स हैं कि एक ने आपने 33 साल जॉब की, एक ने 35 साल जॉब की, तो जो टाइम पीरियड होगा वो लगभग दोनों का बराबर ही माना जाएगा, ठीक है? बट उनकी जो बेसिक सैलरी होगा, उसमें थोड़ा-थोड़ा अंतर ज़रूर होगा, क्योंकि जो कर्मचारी 33 साल जॉब करेगा, उसकी बेसिक सैलरी ये रही होगी। अब वो 2 साल और जॉब की है, तो कुछ ना कुछ तो इसका इंक्रीमेंट ज़रूर होगा। तो जब भी इंक्रीमेंट होता है तो बेसिक सैलरी डेफिनेटली बढ़ती है, तो उनकी बेसिक सैलरी कहीं न कहीं ज़रूर बढ़ जाएगी। तो इनमें थोड़ी पेंशन और बढ़ सकती है कंपेयर टू जो 33 साल में जॉब करेगा। तो ये भी मैंने डाउट्स आपका क्लियर कर दिया कि जो साल की समय सीमा है, जो कैपिंग है, वो कितनी साल है? 35 साल है, ठीक है? तो दोस्तों आपको जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है तो आप अभी हम वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जानकारी सभी फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कर देना, क्यों मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूँ कि आपको पेंशन कैसे मिल सकती है। ऐसी आपको यूट्यूब पर वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। आप इस जानकारी को खुद भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस जानकारी को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस आर्टिकल का लिंक दे देंगे। आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। इन फ्यूचर आप कभी भूल भी जाएँ तो आपको ये कैलकुलेशन सारी याद मिलेगी। तो वहाँ पे आप लिखी हुई चीज़ को ज़्यादा
इफेक्टिव होती है कंपेयर टू बोलने के मुकाबले में, ठीक है। तो आप इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे इस जानकारी को जरूर पढ़ सकते हैं। इस प्रकार की और भी जानकारी आपको हमारे ही आर्टिकल में मिल जाया करेंगी। अब बात करते हैं अगले टाइम पे कि आपके रिटायरमेंट पे आपको जो जॉब पीरियड होता है वो किस टाइप पे होता है, मतलब आपको जो पेंशन बनेगी वो कितने टाइम पे बन सकती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें दो टॉपिक पर कि आपकी जो जॉब है वो अभी मान लेते हैं 58 साल पे जॉब मिली है, तो 58 साल पे आपने जॉब की तो आपकी पेंशन कितनी बनेगी, जिसको हम लेट पेमेंट बोलते हैं। या फिर आपने 50 से लेके 58 साल के बीच में जॉब ले ली तो जिसको हम बोलते हैं अर्ली पेंशन, ठीक है। अर्ली पेंशन का मतलब हो गया आपने जल्दी पेंशन लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जो आपकी 58 साल पे होगी वो आपकी तो डेफिनेटली 58 साल पे ही होगी। इसमें एक क्राइटेरिया और भी आता है कि आप 58 साल के बाद अगर 59 साल और 60 साल में पेंशन लेते हैं तो आपको और अधिक बेनिफिट्स मिलेगा। चलो अब बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा डिटेल में, आपको समझा देते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताई पहली कैलकुलेशन ली थी मैंने कि मान लो किसी की जो बेसिक सैलरी है उसकी कैलकुलेशन की और आपकी पेंशन बन के आ रही है 7,000 रुपए महीना के हिसाब से, ठीक है। अब जो 58 साल पे लेगा उसी के हिसाब से आपको ये पेंशन बनेगी, ठीक है। 58 साल पे जो पेंशन लेगा वो आपकी बन के आ गई जो मैंने आपको ऊपर कैलकुलेशन करके दिखाई। अगर यही कोई कर्मचारी आपकी 58 साल ना लेकर 59 साल पे पेंशन लेता है, ठीक है, 1 साल बढ़ा देता है, तो उसको 58 की जगह 59 लेने पर 4% एक्स्ट्रा पेंशन बनेगी। अब 4% एक्स्ट्रा का मतलब आप समझ गए, यहाँ पे आप समझाएंगे आपको एग्जाम्पल पे भी। इसी प्रकार से बात करते हैं, अगर आप कोई कर्मचारी 60 साल पर पेंशन लेता है, मतलब 58 साल से आपने 2 साल और भी पेंशन रोक दी, तो आपको इसकी 8% एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी। अब तो समझिए थोड़ा एग्जांपल से, मान लो किसी की जो पेंशन बनी थी वो बनी थी 5,000 रुपए, जो आपको मैंने ऊपर कैलकुलेशन करके दिखाई उसके बेस पे बनी 5,000 रुपए। मगर उन्होंने क्या किया, जो पेंशन ली उन्होंने 60 साल पर चालू करवाई तो उनको 8% एक्स्ट्रा मिल गई। तो 5,000 का 8% हो गया, 8 पंजे 40, 400 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, तो 5400 रुपए पेंशन बन गई आपकी एक्स्ट्रा। तो ये आपको बेनिफिट्स मिलेगा कि आप 58 साल के बाद जितनी भी पेंशन रोकेंगे वो आपको पेंशन एक्स्ट्रा मिलेगी। अब आपको होगा कि क्वेश्चन सर कितने साल तक एक्स्ट्रा मिल सकती है, 61 साल, 62 साल, 63 साल? नहीं भाई, सिर्फ 2 साल का अंतर रहेगा। अगर कोई कर्मचारी 61 साल पे लेता है, 62 साल पे लेता है, 63 साल पे लेता है, तो उनको जो अतिरिक्त पेंशन मिलेगी वो सिर्फ 2 बार ही मिलेगी, ठीक है। मतलब 8% ही मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आपको पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा पेंशन लेना चाहते हैं तो 2 साल और रुक के वेट कीजिए, आपको अतिरिक्त पेंशन मिल जाएगी जो भी आपकी फार्मूले के बेस पर निकल के आ रही होगी। अब बात करते हैं कि किसी कर्मचारी को जल्दी पेंशन चालू करनी है, वो नहीं चाहता कि भाई मुझे 58 साल पर पेंशन मिले, उनको पेंशन थोड़ी जल्दी मिल जाए, तो उनके लिए भी ईपीएफओ ने एक रूल निकाल रखा है, उनके लिए भी इसका बेनिफिट्स मिलेगा। उनके लिए क्या रूल है कि आपको क्या है, आप कम से कम 50 साल पर पेंशन ले सकते हैं। 50 साल से शुरू होगी और 58 साल के बीच में ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इसमें जब आपको 1 साल एक्स्ट्रा होने पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा था, 4% एक्स्ट्रा मिल रहा था, तो इसी प्रकार से जब आप 58 साल से जितनी भी साल कम लेंगे, आपको पर साल के हिसाब से 4% की कटौती होगी। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे मान लो कोई कर्मचारी है, उसे 58 में रिटायर होना था, बट उन्होंने क्या किया, 55 साल पे आके ही अपनी पेंशन चालू कर दी, मतलब 3 साल पहले ही लेना चालू कर दी। अब क्या होगा, आपको 4% पर साल से कम हो रही है, तो 3 साल कम हो गए तो आपकी होगी 12% कम। अब जो किसी की पेंशन बन रही थी वो बन रही थी 5,000 रुपए, अब इसमें से 12% कम करेंगे, 12 पंजे 60, मतलब 600 रुपए कम हो गए। तो 5,000 रुपए में से अगर आप 600 रुपए कम करेंगे तो आपकी पेंशन बनेगी 4400 रुपए, ठीक है। तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आप 50 साल से लेकर 58 साल के बीच में पेंशन लेते हैं तो पर साल के हिसाब से 4% की कम कटौती मिलेगी, और आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों एक आपके लिए होता है हायर पेंशन के लिए, जो फिलहाल के टाइम पे तो बंद कर रखा है, बट कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट के बाद ही निर्णय के बाद आपको हायर पेंशन के लिए एक ऑप्शन खोला गया था। उस टाइम पे क्या था कि हायर पेंशन की क्या कंडीशन होती है कि इसमें कर्मचारी की वास्तविक जो सैलरी हो उसके आधार पर ईपीएस में योगदान चुन सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या था, आपका जो संयुक्त होगा, संयुक्त का मतलब हो गया आपका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों से योगदान इधर ट्रांसफर होगा। होता क्या है, आपका 8.33% तो आपका ईपीएस में जाता है, मगर आपने अगर हायर पेंशन के लिए ऑप्शन चुन लिया तो आपका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों से भी फंड ट्रांसफर किया जाता है पेंशन वाले सेक्शन में, ठीक है। इसमें क्या होता है, ईपीएस खाते से अतिरिक्त राशि ट्रांसफर की जाती है ताकि पेंशन फंड में अधिक योगदान हो सके, क्योंकि आपका जो पेंशन होती है वो बेसिक सैलरी का 8.33% ही होती है। बट आप जब हायर पेंशन का ऑप्शन चुन लेंगे, आपका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों से भी पैसा आपका पेंशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लो किसी कर्मचारी की जो वास्तविक सैलरी निकल के आई वो 40,000 रुपए निकल के आई, ठीक है। अब उसने हायर पेंशन का ऑप्शन चुन लिया है, तब उसकी जो गणना होगी वो किस हिसाब से होगी, अब उसकी गणना होगी
40,000 रुपए के हिसाब से 40,000 ये हो गए और उनकी जॉब हो गई 20 साल की, तो उससे 70 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो आएगी आपके यहाँ पे 11,429 रुपए। तो ये हुआ हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने को था, बट यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका जो आपका एम्प्लॉयी शेयर है, उससे भी आपका पैसा ट्रांसफर किया जाता है, तभी आपको हायर पेंशन के रूप में ऑप्शन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सकता है। मगर जो नॉर्मली रखते हैं उनके लिए मैंने आपको बता दी सारी कैलकुलेशन करके कि आपको किस प्रकार से सैलरी मिलती है, जो मंथली पेंशन मिलती है, ठीक है। अब आपके सामने कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप हमारे इस आर्टिकल को जाके खुद पढ़ सकते हैं। हम इसको हिंदी लैंग्वेज में बना रखा है कि यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है सारे दे रखे हैं मैंने। आपके इस टाइप के अगर क्वेश्चन और भी हैं, तो बिल्कुल आप जाके पढ़िएगा, तो आपको बहुत सरल भाषा में समझ में आएगा। फिलहाल हमारी वीडियो यहीं खत्म करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुके होंगे कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, कितनी क्या होगी, कैसी कैलकुलेशन होगी। बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपको अगर कोई डाउट्स रह गया हो, तो आप हमसे ज़रूर बात कर सकते हैं। बात करने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, फॉलो करके मैसेज कीजिए। फिलहाल हमारी इंस्टाग्राम आईडी का नाम ईपीएफ मनोज ज्ञान है, ठीक है। और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब ना किया हो यार, तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर बिल्कुल ईजी भाषा में सारी प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन मिलते हैं। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि जैसा आपका डाउट्स है कि कितनी पेंशन बनेगी, ऐसे ही आपके भी फ्रेंड्स की डाउट्स होंगे कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, तो आपका एक शेयर उनके लिए सही जानकारी, सही वीडियो एक बार में मिल पाएगी, तो उनको भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। हम मिलते हैं इस प्रकार की अगली इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। आपने सब्सक्राइब और फॉलो ना किया हो तो जरूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।